आदाब, नमस्कार। क्यूएनएस टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने इस पेशकश में एक नए ख़ास मेहमान को लेकर हाजिर हुए हैं। ये जो ख़ास मेहमान हैं, ये हमारे, अगर हम कश्मीर से लिटरेरी वर्ल्ड की बात करें तो उसकी एक बडिंग राइटर हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी एक किताब लॉन्च की थी। जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ वो मेरे हाथ में है और ये रही वो किताब। और इस किताब का नाम, जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा है लॉस्ट मेटाफर्स। जी हाँ, और आप यहाँ खैर उस बडिंग राइटर का नाम भी देख सकते हैं। उसका नाम है फरहत इकबाल। जी हाँ, यानी कि हमारी आज की इस पेशकश की जो खास मेहमान है उनका नाम है फरहत इकबाल, जो बडिंग राइटर है, जिनकी ये पहली किताब है जो इन्होंने पब्लिश की और रिलीज़ की। तो चलिए हम उनसे इस किताब के बारे में जानते हैं, बातचीत शुरू करते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। फरहत, आपका क्यूएनएस टीवी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि जब कोई अपनी किसी बड़ी अचीवमेंट की और पहला कदम लेता है तो उसे जो उस टाइम पे अप्रिसिएशन, जो बूस्ट मिलता है, वो उसकी लॉन्ग रन सक्सेस के लिए बहुत काम आता है। सो हम भी चाहते हैं कि आपकी जो ये सक्सेस है आगे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो इसमें। तो चलिए हम हमारी बातचीत का सिलसिला फरहत शुरू करते हैं। फरहत, मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि आप हमें और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि फरहत इकबाल है कौन। मैं फरहत इकबाल बारामूला से हूँ और मैंने मास्टर्स किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में। और राइटिंग जो है वो मेरे लिए पहले से ही पैशन रहा है, चाइल्डहुड से ही। और जो भी मैंने राइटिंग्स लिखी अभी तक, देयर आर लॉट ऑफ राइटिंग्स, बट जो लॉस्ट मेटाफर्स है वो मेरी एक ड्रीम बुक थी। सो आई थॉट आई शुड गिव इट अ पब्लिक appreciation, like read, so how the public appreciates reacts. Okay, बट उससे पहले हम थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। लॉस्ट मेटाफर्स जो ये आपने किताब लॉन्च की, इसके बारे में तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को भी आइडिया मिले कि इस किताब में ऐसा क्या है जो आपने अपनी पहली बुक के बारे में कहा कि इट्स योर ड्रीम बुक, राइट? तो आप सबसे पहले बताएं कि आपने क्या पढ़ा है, अभी क्या कर रही हैं बीइंग अ राइटर, इसके अलावा। अभी मैं फ़िलहाल लिटरेचर ही पढ़ रही हूँ, ज़्यादातर इस्लामिक लिटरेचर। एंड जो भी मैं पढ़ती हूँ, आई जस्ट कंपाइल दैट ऑन बेस ऑफ माय ओन थॉट्स। एंड मेरी यही मतलब एक कोशिश रहती है, जो भी मैं पढूँ, जो भी टॉपिक्स मेरे दिमाग में रहे, उनको मैं कुछ इस तरह से प्रेजेंट करूं कि वो बहुत ही डिफरेंट वे में आ जाए सामने। जी फरहत, आपका किताबों की दुनिया की ओर आना किस तरह से हुआ? बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। इवन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, मैं डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करती थी। तो उस वजह से मेरे मामू के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है घर पे। अच्छा। आई यूज्ड टू गेट बुक्स फ्रॉम दैट, एंड मतलब जो भी बुक मुझे अच्छी लगती थी मैं पढ़ लेती थी। और इससे ज़्यादा मतलब जैसे बाकी बच्चों का होता है, वो खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या बाकी एक्टिविटीज़ में, बट आई यूज्ड टू स्टडी एंड यू यूज्ड टू लव बुक्स इन शॉर्ट। सो तभी आपने इसे एक अपना फ्यूचर पाथ के लिए एक गाइडिंग फोर्स की तरह चुना, है ना? जी बिल्कुल। ठीक है। अब अगर मैं बुक राइटिंग की बात करूं या आप चाहे जो मर्जी लिख रही हैं, तो इसमें वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? तो आपने अपनी वोकैबुलरी पे किस तरह से काम किया? क्योंकि मैं अगर देखूं तो यंग एज में प्लस जम्मू कश्मीर में जो एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बेस है वो मिलना बहुत मुश्किल है ना? तो ये किस तरह से आपने मैनेज किया? एक्चुअली बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि रॉबर्ट हेरिक की एक बुक आती है 30 डेज़ में, वो इंग्लिश पे उस पर काम होता है। देन जब हम अपने तरह से उसको इंक्लूड करते हैं अपने इसमें शेड्यूल में, तो उस वजह से जो है वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है। और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम इस चीज़ को इंक्रीज़, और मेरा यही मानना है, जितनी बुक्स हम पढ़ें, जितना भी हम पढ़ें, जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हमारा कोई हमारे व्यूवर्स में से कोई बडिंग राइटर है, कोई लिखना चाहते हैं और अगर वो अपनी वोकैबुलरी पे वर्कआउट करना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे वर्कआउट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? तो
उन्हें जितनी भी ज़्यादा बुक्स है इस रिलेटेड, वोकेबलरी के रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे कि मैंने बोला रॉबर्ट हेरिक की आती है 30 डेज़ इंग्लिश, कुछ उसका नाम है। एंड देयर आर लॉट ऑफ मनी मोर राइटर्स, जैसे कि जो अगर मैं देयर आर लॉट ऑफ लाइक प्रोज राइटिंग्स एंड पोइट्री एंड दीज आर फिक्शन, नॉन फिक्शन, तो उस हिसाब से आप अपना चुने। एंड मेरे लिए जो थी मेन जो बुक मैंने कंसल्ट की थी दैट वाज हनी रैग समथिंग, इसकी थी मैरी रुफेल की थी वो, मैडनेस हनी एंड रैग, तो वो मैंने कंसल्ट की। तो उसमें जो कलेक्टेड लेक्चर्स है उनके रिगार्डिंग दिस, सो वो मैंने कंसल्ट किए थे। आपके कोई मेंटर रहे हो जिन्होंने आपको इसमें गाइड किया हो? ना, बिल्कुल भी नहीं, ये सब कोई नहीं। स्कूलिंग में या ट्यूशन जैसे बच्चे जाते हैं या खास इंग्लिश कोचिंग क्लासेस लेते हैं, स्पीकिंग कोर्सेज लेते हैं, तो क्या तो ऐसा कुछ भी नहीं था? तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस पहले से ही ऐसी था। अच्छा, सेल्फ टॉट, जो खुद किताबें पढ़ी हैं उन्हीं से लिया, जो सीखा। अब आते हैं हम आपके इस किताब के बारे में, लॉस्ट मेटाफर, है ना। सबसे पहले तो मैं हमारे व्यूअर्स को बताऊंगी, जो ये लॉस्ट मेटाफर किताब है, इसमें अगर कंटेंट की बात करें, कंटेंट्स में इसमें 98 सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। तो मैं जानना चाहूँगी, जब हम राइटर की बात करते हैं वो कोशिश करते हैं या तो नॉवल के जॉनर को पकड़े या फ्रिक्शन कुछ पकड़ें या नॉन फ्रिक्शनल कुछ पकड़ें या मिस्टिकल कुछ पकड़ें। आपने अपनी पहली बुक के लिए फॉर्म ऑफ पोइट्री क्यों चुना, ये हमें बताएं। फॉर्म ऑफ पोइट्री बिकॉज आई लाइक टू राइट पोइट्री। ओके जी, सो एक्चुअली आई हैव आल्सो रिटन अ नॉवल दैट्स half incomplete, okay, because I'm not going that much in that, but in poetry just the verses come and I just jot them down. Okay, तो यानी कि आपका इंटरेस्ट है towards poetry section. Okay, क्या आप फ्यूचर में जो नॉवल है ये सब जो मैंने अभी नाम लिए जिन जॉनर्स के, क्या आप उन्हें उसकी ओर जाएंगी? जी बिल्कुल। और एकेडमिक्स में मेरा अपना फील्ड माइक्रोबायोलॉजी है, सो जो मेरी बुक आएगी इंशाल्लाह दैट विल बी अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो और नॉवल पे भी मैं काम कर रही हूँ, होप इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाए। अब जैसे कि हमने अभी बात की कि इस किताब में 98 सेट ऑफ पोएम्स है, ठीक है, तो इसमें एक पोएम है इनिशियल पेजेस में, दैट इज डेथ ऑफ अ कुकू, ठीक है। अब जो ये एक पोएम है ये आपने डे वाइज डिफाइन किया है कि इस दिन क्या होता है, उस दिन क्या होता है, देन फाइनली व्हाट हैपेंस विद दैट, जिस वजह से एक टाइटल आया है डेथ ऑफ अ कुकू। एंड ये मैं जानना चाहूँगी कि ये पोएम को जो आपने कंपाइल किया है, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था और इट्स जस्ट इट हैपेंड? इट वाज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, आई वाज जस्ट रीडिंग वन डे इन माय रूम एंड जब आप विंडो पेन जो होता है वहाँ पर एक बर्ड आया एंड दैट जब वो बीक से उसको चोंच से मारता है, सो अ थॉट स्टक इन माय माइंड एंड आई जस्ट रोट द पोएम। ओके, या दैट आई वाज अ किड, आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, सो यंग। yeah. अच्छा, यानी कि पहले मैं यहाँ, अब इन्होंने यंग की बात की है, आपने एक्चुअली किस एज से किताब पढ़नी शुरू की थी? पढ़नी मैंने स्टार्ट की थी 5th 6th से। ओके, और उस टाइम पे क्या आपने उसी लेवल की किताबें पकड़ी थी या उसी लेवल की? हाँ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप यू हैव ग्रोन। ओके, देन आपकी एक और उसमें पोएम है दैट इज विद द टाइटल ऑटम डेज। और हम सब जानते हैं जब हम ऑटम की बात करते हैं तो कश्मीर के चिनार के पेड़ जहाँ होंगे वो एक ब्यूटीफुल सा ब्राउनिश ऑरेंजिश एक ह्यू देते हैं टू द एनवायरनमेंट, टू द एटमॉस्फेयर, और वो कैप्चर करने के लिए वो कहते हैं ना जिसको फोटोग्राफर्स डिलाइट, ये वो है जो लोग हैं वो पसंद करते हैं कि उन बिखरे हुए चिनार के पत्तों पे चलना, जो एक रैम्पलिंग सी साउंड आती है। जी बिल्कुल। आपके लिए क्या इंस्पिरेशन थी ऑटम डेज लिखने की? तो जब भी मतलब मैं भी जब नेचर के साथ मतलब जुड़ जाती हूँ, आई जस्ट कैप्चर द मोमेंट्स एंड आई जस्ट राइट देम, सो दैट्स हाउ इट। तो आपकी ऑटम डेज से जुड़ी कोई खास मेमोरी, कोई खास यादें? तो एक्चुअली दूसरी पोएम है ऑटम ड्राइड मतलब जब जिसमें अपने कुछ एक पत्ते के बारे में लिखा है। पत्ते के बारे में, कि जब हम चल रहे होते हैं फिर कोई ट्रैम्पलिंग साउंड सी हमें पीछे से लगता है कोई है, बट पत्तों की साउंड सी लगती है। हम जब पीछे देखते हैं तो वहाँ पे कोई होता नहीं है, तो वो एग्जैक्टली वो उस पे है। अच्छा जी।
आपकी एक और पोएम है इसमें जिसमें आपने लिखा है अबाउट पास्ट टाइम। जी बिल्कुल। तो पास्ट टाइम ऐसी चीज़ है, पास्ट टाइम में आ सकता है कि आप अपनी फ्री टाइम में क्या कर रही हैं, पास्ट टाइम आ सकता है कि आपकी कुछ मेमोरीज रिलेटेड टू योर पास्ट स्पेंट डेज और ईयर्स, है ना, जिसे हम कहते हैं एक हिस्ट्री। हिस्ट्री सर। अब आपका जो ये पास्ट टाइम है टाइटल, इसके पीछे आपकी हॉबी वाला इंस्पिरेशन था या आपकी पास्ट ईयर्स की मेमोरीज का पास्ट ईयर्स की मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज। अच्छा। सो वी यूज्ड टू प्ले। ओके। सो वो सब मैंने उसमें कैप्चर किया है दैट। और बचपन में हमारा एक चीज़ था, हम टैडपोल्स जो होते थे ना, टैडपोल्स आप इन्हें बता दें कि होता क्या है? टैडपोल्स फ्रॉग का जो छोटा सा बेबी, तो वो हम कलेक्ट किया करते थे। कलेक्ट करते थे जिंदा कलेक्ट करते थे और उनको हम एक बड़ी होल में डालते थे। अच्छा। तो वो मैंने उसमें जिक्र उसका किया यानी कि गड्ढा खोदते थे और उसमें डालते थे। बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? तो वैसे ही अब आप उसके साथ खेलते थे? जी बिल्कुल, ये वैसा रहता था मेरा। हाँ, तो आपने इस चीज़ का एक्चुअली जिक्र भी किया है उस किताब में, इस पोएम में, इस सेक्शन ऑफ पोइट्री में। और कोई ऐसी मेमोरी जो आपकी पास्ट टाइम से जुड़ी हो और आपकी बहुत फॉन्ड मेमोरीज का एक हिस्सा हो? सच तो याद नहीं है मुझे इस वक्त। बट आई एम श्योर आपके कोई सिबलिंग्स हैं, भाई बहन? जी जी बिल्कुल, 2। तो अच्छा, तो उनके साथ भी कुछ मेमोरीज होती हैं? ग्रोइंग अप डेज आप कैसे होते हैं कि आप खेलते हो, कहीं जाते हो, या ऐसी कोई शैतानी है? आप नॉटी थी? नॉटी तो मैं नहीं थी। वो लग रहा है आप नॉटी नहीं हो सकती। तो ऐसा था। तो दैट इज़ वाई आपकी जो मेमोरीज हैं बहुत ही शांत पसंद किस्म की मेमोरीज रही हैं आपकी। आपकी एक मैंने पोएम जो आप कह सकते हो, जब ये किताब मेरे पास पहले आई, एक रैंडम होता ना कि आप पेजेस सर्फ करते हैं, तो उसमें जो पहली जो मैंने एक हेडिंग पढ़ी थी, टाइटल पढ़ी थी, आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज परी महल। और परी महल की मेरी मेमोरी है कि जब मैं छोटी सी थी, लाइक अराउंड 4-5 years ऑफ एज, मम्मा मुझे लेके गए थे और आई स्टिल रिमेंबर जो थोड़े से स्लोप्स थे उस पर चलना, रोल होते हुए गिरना, स्लाइड करते हुए आना। एंड आई रिमेंबर दैट वो पूरा जो वो एक फोर्ट जैसा है, किला जैसा है, वो ब्यूटीफुल सा जो एक नज़ारा था मेरे लिए। मेमोरी परी महल की वो है, प्लस जो आप दादी नानी से कहानियां सुनते हो परी महल को लेके, मिस्टिक स्टोरीज, एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ देम। मेरी सेम हियर, सेम। तो वो भी ऐसे कहा करती थी। देन मतलब एक बार मैंने घर वालों को बोला नहीं वहाँ जाना है, बचपन में ही, वो भी बचपन की एक। अच्छा। तो उन दिनों हमने वो फिर मतलब वो मैंने लिखी थी फिर वहाँ। अच्छा जी। तो कोई ऐसी मेमोरी जब आप वहाँ गई हो, या कोई ऐसी स्टोरी जो आपने सुनी हो जिसने आपको एक्चुअली एक वो एक होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि परी महल से जुड़ी आपको दादी नानी से कभी ना कभी सुनने को मिला होगा कि वहाँ परियां हैं। हाँ परियां हैं। अब वो हैं या नहीं है वो यू डोंट नो देम, क्योंकि एक दिमाग में है कि इस टाइम के बाद नहीं जाना है, दिस इज दिस एंड दिस इज दैट। तो जैसे मेरे लिए एक ये स्टोरी की मेमोरी है, आपकी क्या मेमोरी है जो किसी ने आपको सुनाया हो? यही कि वहाँ पर परियां है और वहाँ इसके बाद नहीं शाम के बाद नहीं जा सकते। एग्जैक्टली सेम। तो यानी कि वही मेमोरी आपकी फिर स्टोरी लाइन में जी पोएम में आई। जी बिल्कुल। ब्यूटीफुल। वैसे भी कश्मीर में रह के आप यहाँ अगर पूरा दिन भी एक पहाड़ को निहारते रहे ना, यू कैन राइट वर्सेस ओवर देम। बिल्कुल। ये ऐसी सुंदर सी खूबसूरत सी जगह है जहाँ शांति है, पीस है, लोग इतने खूबसूरत हैं। मुझे लगता है अगर आप लोगों पे भी लिखना शुरू करें तो यू कैन राइट एन नंबर ऑफ। एग्जैक्टली। अब वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं, इस किताब में 98 कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, आपकी फेवरेट कौन सी है? फेवरेट लॉस्ट मेटाफर्स है जिस पे आपने इसका टाइटल लिखा है। बिल्कुल। इसके पीछे की हमें कहानी बताइए। इसके पीछे कहानी ये है कि लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमारे सामने होती हैं लेकिन फिर वो हमारी हो नहीं पाती है। तो इस तरह से लॉस्ट मेटाफर्स का मुझे फिर ख्याल आया कि जब हम फिर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लाइक ये लॉस है ये हमारे लिए, फिर हमको गॉड को क्वेश्चन करते हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्यों। तो उस वजह से फिर ऐसा हमें लगता है कि हम एक ऐसी सर्च में आ जाते हैं, ऐसे फेज लाइफ में आते हैं कि हमें लगता है, हम सर्च करते हैं कि व्हाई वी हैव बीन क्रिएटेड, व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड अस, हमारी एग्जिस्टेंस का कारण क्या है, है। तो इसी तरह से फिर लॉस्ट मेटाफर्स का मेरे अंदर ख्याल आया। यानी कि आप कह सकती हैं कि एग्जिस्टेंस का जो एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, हाँ, उसकी खोज की वजह से, एक सर्च की वजह से आपका ये जी बिल्कुल लॉस्ट मेटाफर्स। ओके।
तो आपको कोई और टाइटल नहीं सूझा कि मुझे रखना चाहिए? व्हाई ओनली दिस? एक्चुअली व्हेन आई वाज इन शायद ग्रेजुएशन के टाइम, तब मैं सोच रही थी मैं अपनी बुक जो लिखूंगी तो उसमें मैं जो भी पोइट्री की कलेक्शन होगी उसका मैं नाम रखूंगी डस्टबिन ऑफ सॉरोज। एक पोइम है इसमें एग्जैक्टली। तो डस्टबिन ऑफ सॉरोज, फिर मुझे लगा कि नहीं ये फनी टाइप सा लगेगा एंड फिर मुझे लगा कि जब लॉस्ट मेटाफर्स, बिकॉज वी आर ग्रोन अप एंड फिर इंसान को खुद ही आइडियाज आ जाते हैं कि कैसे क्या करें। जी, इस किताब को कंपाइल करने में आपको कितना टाइम लगा? It took me hardly 1 month because already 1 month? compile करने में। Okay. Because लिखने में? लिखने में तो कई साल लगे। अच्छा जी बिल्कुल। कितने साल का मतलब ये कंपाइलेशन है जिसको आज आपने कलेक्टिवली रिलीज किया? 5 to 6 years का। 5 to 6 years? बिल्कुल। माय गॉड। ओके, यानी कि वही लिखने के लिए यू नीड टाइम। You need time. Yeah, you had to be patient. यस Patience. एग्जैक्टली। अब अच्छा, अगर हम इस किताब की बात करें तो इस बुक की लास्ट में 2 चीज़ें हैं। एक आया कपलेट्स, जी। ठीक है, और एक और चीज़ आई वो मैं आपको दिखाती हूँ, विच इज़ न्यू टू आवर व्यूअर्स, दैट इज़ हाइकू, राइट? तो अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों टर्म्स के अंडर क्या आता है, इसको आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करें। सबसे पहले मैं कपलेट्स, हम शॉर्ट पोइट्री वर्सेस जो होती है जिनको हम एक पोइम की शेप नहीं दे पाते, बस कुछ रैंडम वर्सेस हमारे जहन में आती है तो वो जो हम लिख देते हैं, बट दे आर मीनिंगफुल क्वाइट। सो जो है वो एक जापानीज पोइटिक टेक्निक है। तो देर आर सेवरल अदर टंग का, कटाउटा, एंड सो जो हाइकू है उसमें 17 syllables होते हैं, 5 in first line, 7 in second and 5 in third. So basically ये poem जो है three stanzas की होती है। ओके जी जी। तो इसका कोई ऐसा हो जो एक राइटिंग, कहते हैं ना राइटिंग स्टाइल कुछ डिफरेंट हो, मतलब जी, कुछ डिफरेंस हो बाकी सेट? बिकॉज इसमें हमें पूरी पोइम जो है, पूरा जो अपना आइडिया है वो हमें 3 ही लाइंस में कंपाइल करना पड़ता है। अच्छा जी। तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज। शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ओके। और अब फरहत, अगर हम आपकी किताब लिखने की अभी तक की जर्नी की बात करें, जैसे आपने कहा कि आपको किताब लिखने में, ये पोएम्स को कलेक्ट करने में 5 से 6 साल लगे और कंपाइलेशन में 1 महीना लगा। जी जी। यानी कि ये बहुत लंबी जर्नी है जी बिल्कुल। जो आपके बचपन से शुरू होती है, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, देन योर जॉब, देन दिस। हम आपसे आपकी जो ये जर्नी है इसके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी स्ट्रगल स्टोरी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं, हम हैं, सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में कहीं पहुँचे, बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं अपनी स्ट्रगल की वजह से, एक मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। बट इसीलिए हम आपसे आपकी स्टोरी इसीलिए जानना चाहते हैं ताकि वो भी इंस्पायर्ड फील करें कि नहीं, चाहे जो भी है, यू शुड नॉट लूज़ हो। तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। एक्चुअली हमारे फादर जो है वो कई साल से एक ही जगह पे है। दे आर सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। सो जो मेरी मदर है, शी डज ऑल द थिंग्स इन आवर होम। तो उस वजह से क्या था कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल फेज थे, बिकॉज बीइंग अ डॉटर आपको बहुत टाइम से ये करना पड़ता है कि लाइक ये अब पहली बेटी है तो शी विल नॉट टेक केयर ऑफ द फैमिली। बट आई स्ट्रगल्ड एंड मैंने बहुत सारी मेहनत की एंड आई केम टू दिस स्टेज। जो वो आपकी स्ट्रगल थी, ये फाइनेंशियल थी या एक होता ना कि आपको सपोर्ट चाहिए होता है, अब जैसे आपको किताबें पढ़नी है, आपको किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, या आप स्कूल जा रही हैं, आप कॉलेज जा रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल की, जो चीज़ें आपको चाहिए वो शायद आपके पास अवेलेबल ना हो उस मोमेंट पे। तो उस तरह की स्ट्रगल थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैटरनल अंकल्स थे जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई उस वजह से। कई लड़कियां ऐसी हैं, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो बहुत मतलब डाइवर्स इसके इम्प्लिकेशंस के बारे में बात करती हैं, और वहीं अगर हम एक पोर्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि जो एक लड़की है वो उतना ही करे
जितना कि जब वो शादी करके जाए तो उसके ससुराल वालों को प्रॉब्लम ना हो। हाँ बिल्कुल, राइट, ऐसा भी होता तो है। एक माइंडसेट है, माइंडसेट है यहाँ पे। प्लस जो ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड ग्रोथ है उसको हम लिमिटेड करते हैं टू द फील्ड्स जो फैमिली के हिसाब से थोड़ा इजी हो। जी जी। तो आप जब राइटिंग की ओर आई, या आप जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आप आगे जाना चाहेंगी, तो इस या एक और चीज़, ये इस बात को लेने का मेरा पॉइंट क्या था कि लड़कियों के पास भी आज के ज़माने में एक ही बहाना है कि नहीं यार, शादी को या इस चीज़ को एक लीवेज ले लेती हैं। हाँ बिल्कुल। बेशक आप कुछ भी करें, बी इट अ टीचर, बी इट अनलेस एंड अनटिल यू आर पैशनेट, तो आप वो कर सकती हो। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे आपका क्या कहना है? तो मेरा यही कहना है कि हमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए। जो भी हमारे पैशंस हैं, चाहे हमारी कोई हॉबी है या हमारा कोई स्किल है, हमें वो शो करना चाहिए टुवर्ड्स द वर्ल्ड, एंड वही मेरा कंसेप्ट है। अब आपकी पहली बुक रिलीज़ हुई है, आपकी नेक्स्ट बुक का रिलीज़ हम कब एक्सपेक्ट करें? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर। और वो क्या होगी? दैट विल बी इधर दैट विल बी नॉवल और दैट विल बी एकेडमिक्स, जो मैंने बोला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे मैं लिख रही हूँ, तो दो में से एक। अच्छा, चलो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। और अब आप एक पाथ आपने पकड़ लिया है, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो हैं ही हैं, बट उसके अलावा आप राइटर भी हैं। आप अब देखिए, आपका किताब अब सब पढ़ेंगे, आपको सब जानेंगे। तो अब आपके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका रिएक्शन आपको लेकर किस तरीके का रहता है? आधे जो है बहुत खुश होते हैं। अच्छा जी, एंड आधे तो आपको पता ही है, देयर इज आल्सो अ क्रिटिसिज्म। किस तरीके का? बिकॉज जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, या आधे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, आधे लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सो मेरी बुक में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो लोगों को पसंद नहीं आ सकती, तो दे कैन गिव देयर फीडबैक, और उससे जो है हेल्दी, आई नो हाउ टू सेपरेट हेल्दी एंड अनहेल्दी क्रिटिसिज्म। सो उस तरीके से मैं काम करूँगी कि मेरी बुक जो है और पॉलिश अप हो जाए। यानी कि आपका फ्यूचर वर्क और पॉलिश्ड फॉर्म में सबके सामने आए। अगर आप क्रिटिसिज्म को हैंडल करना जानती हैं तो आई गेस यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बिल्कुल, एक्चुअली और हमें बुक तभी लिखनी चाहिए जब हम इस लेवल पे आ जाए कि नहीं, अब हम हर तरह का क्रिटिसिज्म एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने अंदर, तो उस वजह से। तो आज के टाइम पे आपके जो पेरेंट्स हैं, उनका क्या सपोर्ट है आपके साथ? दे आर फुल सपोर्टिव, बिकॉज हमारे घर में एक चीज़ है, दे सपोर्ट, चाहे डॉटर्स हो चाहे सन हो, तो दे सपोर्ट अस। भेदभाव नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से कश्मीर के माहौल में अगर आप पेरेंटल ग्रोथ की या गाइडेंस की बात करें तो वो भेदभाव से हटकर है, बिकॉज आई हैव फेल्ट, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूँ, सो आई नो कि कश्मीरियों के खून में भेदभाव करना नहीं है। बेटों को और बेटियों को इक्वली ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, दैट्स अ ब्लेसिंग। और आपसे मेरा एक और सवाल होगा कि अब आपका फ्यूचर गोल क्या है? मतलब अब एक कहते हैं ना, जैसे एक एक्टर के लिए ऑस्कर्स है, या एक राइटर के लिए इक्वली प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो आपके लिए आपका फ्यूचर गोल क्या होगा? या कोई एक फ्यूचर में आपकी ड्रीम बुक, ये तो आपने लिख दी, जी बिल्कुल, ये एक आपका स्टार्ट था, बट आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में हो विच इज़ योर ड्रीम टू अचीव, बी इट एन अवार्ड और अ बुक? I want to write a book that will be the best book, not only in Kashmir but internationally, इंशाल्लाह। वो किस बारे में लिखेंगी? कुछ अभी कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। सो देयर आर स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस, एंड सक्सेस इज़ नॉट एक साथ नहीं आती, तो इस वजह से जो भी बुक होगी इंशाल्लाह। फरहत अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती है? पढ़ना। पढ़ने के अलावा ऑनलाइन सर्च करना कि पोइट्री के रिलेटेड आर्टिकल्स एंड ये सब बस पढ़ना। आजकल की जनरेशन जो है वो फ्री टाइम में या खेलना पसंद करेगी, या आप नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन आजकल बहुत चल पड़ा है, या वो देखेंगी, या सो जाएंगे लेजी, और एल्स दे विल बी हाइपर एक्टिव। तो इसके बीच का कोई सिस्टम, और एल्स जस्ट बुक्स सिंस चाइल्डहुड। चलिए, दैट्स वाई शायद आज आपको
कि मेरे ख्याल से सक्सेस पाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज आप डिटर्मिन्ड हैं, बचपन से फोकस्ड हैं. सो येस, वी कैन सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू. आप हमारे व्यूअर्स के लिए लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी? दैट मेरी बुक पढ़ें और जहाँ पर भी आपको फॉल्स नज़र आए वो क्लियर करें मुझे बाय गिविंग फीडबैक. वो आपको अगर फीडबैक देना चाहें तो वो आपसे कहाँ जुड़ सकते हैं? मेरा मेल एड्रेस है, तो उस पर वो जुड़ सकते हैं, peerfarad18@gmail.com. ठीक है. तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, बट हाँ, जाने से पहले आप, जैसे मैंने कहा कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, या अगर कोई लिखना चाहता हो या तो अगर राइटिंग के बारे में मैं बोलूँ तो अ पर्सन शुड बी पेशेंट. जितने भी बडिंग राइटर्स हैं उनके लिए यही है कि पेशेंस एंड रीड मोर बुक्स. जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आप में फ्लो ऑफ आइडियाज़ ज़्यादा आता है. सो पहले आप बहुत सारी बुक्स कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप ऐसा स्टेप उठाएं. बिल्कुल, यानी कि प्रिपेयर योरसेल्फ वेल बिफोर जंपिंग इनटू एनीथिंग, है ना? जी बिल्कुल. चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ और फरहत को हम सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट विश करेंगे फॉर योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर. और इसी बात के साथ दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारी बातचीत सुनी होगी और कश्मीर से आने वाली फ्यूचर की एक बडिंग राइटर से आज आप थोड़ा सा रूबरू हुए होंगे. तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मेहमान के साथ. तब तक के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.